आज का माहौल कैसा है में, आज के माहौल में है प्रशांत किशोर, आज के माहौल में है असदुद्दीन ओवैसी और आज के माहौल में है महागठबंधन की जो मीटिंग हुई है गंगा किनारे, वह मीटिंग, साथ ही समानांतर पप्पू यादव की पार्टी की जो मीटिंग हुई है एग्जीबिशन रोड के एक होटल में। हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो आज के माहौल में तो बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम शुरुआत ओवैसी से करना चाहते हैं। ओवैसी जिस कार्यक्रम में जा रहे हैं, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी आज ढाका में थे मोतिहारी के, और उन्होंने मोतिहारी के ढाका से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है राणा रंजीत को। तो एक नया पैटर्न दिख रहा है कि जिस सभा में जाते हैं वहां प्रत्याशी घोषित कर दे रहे हैं। देखिए, पहले भी एक उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं तौसीफ आलम और वही सभा करने जा रहे हैं जहां पर उनको उम्मीदवार घोषित करना है, यानी सब कुछ तय कर लिया है, लेकिन उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं अपनी मीटिंग में जहां पर हजारों की संख्या में उनके समर्थक रहते हैं। मतलब ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई हम अपने मन से कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आपके बीच नाम का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आपको विरोध है तो आप जता सकते हैं। तो लोगों की सहमति ले रहे हैं अपने उम्मीदवार के नाम पर। और सबसे खास बात यह है कि उनसे उम्मीद तो यही की जा रही है कि मुस्लिम बहुसंख्यक इलाकों में वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुस्लिम बहुसंख्यक इलाकों में भी केवल मुस्लिम ही उम्मीदवार होंगे ऐसा नहीं है। वो संकेत दे रहे हैं कि भाई हम सबको साथ लेकर चलें। राणा रंजीत को ढाका से उतारा, तो राणा रंजीत को इसीलिए उतारा है, ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई हमारी पार्टी केवल मुस्लिम की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी बदलाव के लिए है और हमारी पार्टी में सब मजहब के लोगों के लिए जगह है। और ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी मुश्किल बढ़ जाएगी। केवल मुस्लिम वोट से थोड़े वो जीत जाएंगे। अगर ज़्यादा कट्टरता दिखाएंगे तो हिंदू भी तो गुलबंद होंगे, पोलराइजेशन होगा तो भारी पड़ जाएंगे हिंदू। तो चाहते नहीं है कि पोलराइजेशन हो। और जहाँ वहाँ तो उस इलाके में सीमांचल कहिए, वहाँ पर तो मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। करीब 38 सीटों पर 50% मुस्लिम हैं, 11 सीटों पर 40% मुस्लिम हैं। वो निर्णायक भूमिका में है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि भाई मुस्लिम के अलावा भी दलित, अति पिछड़ा समाज भी जुड़े उनकी पार्टी से, तभी जीत सुनिश्चित होगी। और इसी को ध्यान में रख के हर बैठक में, हर मीटिंग में अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आने वाले 1 महीने में वो अपने सारे उम्मीदवार घोषित कर देंगे। बाकी लोग तो तय ही नहीं कर पाए हैं, और बाकी लोग अगस्त से पहले तय नहीं कर पाएंगे। दीपक, ये भी जान लीजिए, कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी, चिराग पासवान की पार्टी, कोई भी समझौता नहीं हो पाएगा किसी के बीच में। अगस्त के पहले कोई कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर पाएगा, लेकिन वो ऐसे दिन तो मई जून में ही अपने सारे कैंडिडेट अनाउंस कर देंगे। अब महागठबंधन की जो आज गंगा किनारे, महागठबंधन माँ गंगा के शरण में है, दीघा रिजॉर्ट में बड़ी बैठक हुई है, सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे हैं, और दूसरी तरफ पप्पू यादव ने भी अपनी पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, और उसमें उन्होंने पूछा है, उनसे कहा है कि क्या कांग्रेस में चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये कैसे हो रहा है समानांतर? देखिए, पप्पू यादव कांग्रेस होने का दावा करते हैं, कांग्रेसी होने का दावा करते हैं, लेकिन कांग्रेस की किसी बैठक में या महागठबंधन की किसी बैठक में उनको बुलाया नहीं जा रहा है। तो उनकी बेचैनी स्वाभाविक है, और उन्होंने भी एक समानांतर बैठक की अपने जाप कार्यकर्ताओं की, और उनसे राय ली कि भाई क्या करना है। सबकी राय यही थी कि कांग्रेस के साथ आपको रहना चाहिए। और पप्पू यादव ने कहा कि भाई हमारे सारे कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में ही रहना चाहते हैं। वैसे चर्चा थी कि वो अपनी पुरानी पार्टी जाप, जिसका विलय कर चुके हैं कांग्रेस में, उसको फिर रिवाइव कर सकते हैं, जिंदा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ऐलान उन्होंने किया नहीं है। लेकिन संकेत जरूर दे दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने जल्दी उनको अपनाया नहीं तो अपनी पुरानी पार्टी को जिंदा करेंगे। उन्होंने कहा ना कि प्रभारी के सिग्नल का इंतजार है। प्रभारी ने अगर संकेत दे दिया कि कांग्रेस में उनको जगह मिलेगी तो कांग्रेस में उनके लाखों कार्यकर्ता समर्थक ज्वाइन करेंगे। अगर नहीं मिलेगा तो ये भी संकेत दे दिया है कि भाई हम अपनी पार्टी को फिर से जिंदा करेंगे। आज प्रशांत किशोर जहानाबाद गए थे, और जहानाबाद में घोड़े और मालाओं से उनको ढक दिया गया, घोड़े भी दिखे, अभूतपूर्व स्वागत हुआ, और प्रशांत किशोर भी बहुत भाव विभोर दिखे, उत्साहित दिखे। प्रशांत किशोर पर बात करेंगे दीपक, लेकिन उसके पहले महागठबंधन के बारे में बात कर लें। जो गंगा किनारे महागठबंधन की बैठक हुई, ये बैठक तो कुछ नतीजा तो निकला नहीं इस बैठक का, क्योंकि बैठक दिखावे की बैठक हो गई। ये दिखाने के लिए कि भाई महागठबंधन एकजुट है, गुलबंद है। और आपने देखा था कि सदाकत आश्रम में दूसरी बैठक हुई थी महागठबंधन की। तेजस्वी यादव 1.5 घंटे विलम्ब से पहुंचे थे, बहुत इंतजार कराया था कृष्णा अलवारू को और राजेश राम को। तो आज राजेश राम और कृष्णा अलवारू ने तेजस्वी से बदला ले लिया। आज घंटों इंतजार राजेश राम 1 घंटा 1.5 घंटा लेट पहुंचे, कृष्णा अलवारू उनके बाद पहुंचे।
यानी तेजस्वी यादव को 2 घंटा इंतजार करना पड़ा। उन्होंने तो 1 घंटा इंतजार कराया था, 1.5 घंटा कांग्रेसियों को, लेकिन कांग्रेसियों ने भी उनको 1.5 से 2 घंटे का इंतजार करा दिया, यानी बदला ले लिया। और जो और मजे की बात है कि जब पूछा गया राजेश राम से कि आप इतनी देर क्यों आए, पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं समय पर निकला था, जाम में फंस गया था, और किसी ने यकीन नहीं किया था। सदाकत आश्रम और गंगा के किनारे जहाँ पर ये बैठक हुई, पैदल 10 मिनट में पहुंचा जा सकता है, 5 मिनट में, तो वही तो बहाना हो सकता है, वो बदला था। वो ये दिखाना था कि भाई आप ही मनमानी नहीं कर सकते हैं। आप कांग्रेस के दफ्तर में 1.5 घंटे लेट पहुंचेंगे और कांग्रेस पार्टी के नेता आधा घंटा पहले पहुंच जाएंगे, नहीं होगा। तो उन्होंने संकेत दिया है कि बराबरी की बात हो रही है, मतलब आप जैसा करेंगे वैसा ही हम भी आपके साथ करेंगे। तो कांग्रेस का तेवर तल्ख दिख रहा है दीपक। और सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक में तो कोई नतीजा निकला नहीं, तेजस्वी के नाम पर सहमति भी नहीं बनी कि वही सीएम होंगे। लेकिन कोशिश यही थी, क्योंकि जो महागठबंधन की जो बैठक चल रही थी उसमें जो बैनर लगा हुआ था स्टेज पर, उसमें सभी राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह थे और तस्वीर सिर्फ एकमात्र थी तेजस्वी यादव की। इसे लेकर भी कांग्रेस में नाराजगी की सुगबुगाहट दिखी कि हमारे नेताओं की तस्वीर भी मंच पर होनी चाहिए। ये स्वाभाविक है, महागठबंधन की बैठक है तो केवल तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ही नहीं होनी चाहिए तस्वीर, उसमें तो घटक दलों के सभी प्रमुख नेताओं की तस्वीर होनी चाहिए। दीपांकर भट्टाचार्य खुद थे मीटिंग में। भट्टाचार्य बहुत बड़े नेता हैं, उनकी तस्वीर होनी चाहिए थी। और इसके बाद मुकेश सहनी जो डिप्टी सीएम घोषित कर चुके हैं, उनकी तस्वीर होनी चाहिए थी। राजेश राम का नहीं हो तो कृष्णा अलवारू की तस्वीर होनी चाहिए। बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनका भी होना चाहिए, राजेश राम का भी होना चाहिए। कायदे से तो सबकी तस्वीर होनी चाहिए थी। तो तेजस्वी यादव भी कांग्रेस को चिढ़ा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई हम ही सब कुछ हैं, और कांग्रेस चिढ़ा रही है तेजस्वी यादव को कि भाई आप ही सब कुछ नहीं है, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और बराबर बराबर पर ही समझौता होगा। मतलब कांग्रेस पार्टी सीटों की संख्या को लेकर भी समझौता के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। जब कांग्रेस पार्टी 1.5 घंटा तेजस्वी यादव के विलंब से पहुंचने को बर्दाश्त नहीं कर सकती है तो इसको कहाँ बर्दाश्त करेगी। अब बात हो रही थी आप प्रशांत किशोर जहानाबाद। प्रशांत किशोर की रैली को मैंने कवर किया। आपने ठीक कहा कि आगे आगे घोड़दौड़ हुई, मतलब घोड़े आए, प्रशांत किशोर के आगे आगे घोड़े आए। ये तो पहली बार मैंने देखा है कि किसी रैली में नेता के आगे आगे घोड़े आ रहे हैं। ठीक है, घोड़े पर जो बैठे हुए लोग थे एकदम देसी देहाती लोग थे और पगड़ी बांधे हुए थे। यादवों का इलाका है वो, और ये जो आयोजन था उसमें भी यादव बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। चंद्रिका राय की बहू थी, उनका बेटा था प्रमुख आयोजक में, और दूसरे नेता भी थे। तो मुझे लगा कि वहाँ पर प्रशांत किशोर का बहुत जोश हाई दिखा, क्योंकि हजारों लोग थे। और सबसे बड़ी बात है कि 12 बजे ही सब लोग पहुँच गए थे। प्रशांत किशोर 4:30 बजे पहुँचे, फिर भी लोग हटे नहीं। तो प्रशांत किशोर का जोश लोगों ने बढ़ाया। और प्रशांत किशोर अपने किसी भी सभा में आम नेताओं की तरह भाषण नहीं देते हैं, इंटरैक्ट करते। हाँ, किसी नेता पर आरोप प्रत्यारोप का बाण नहीं छोड़ते हैं। वो समझाते हैं कि भाई आपने 20 साल दिया, 30-40 साल 50 साल कांग्रेस को दिया, आपने 15 साल लालू जी को दिया, 18-19 साल नीतीश जी को दिया, लेकिन आपका क्या बदला, आपके बच्चों का क्या भविष्य बदला, आपके बच्चों को क्या रोजगार मिला, आपके इलाके में क्या कोई इंडस्ट्री लगी। तो आपको तय करना है कि आपको वोट किसके लिए देना है। लालू जी के बेटे को सीएम बनाने के लिए, तेजस्वी नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए, या मोदी जी को पीएम बनाए रखने के लिए देना है, या अपने बच्चों के भविष्य के लिए देना है। वो समझा रहे हैं कि इस बार आप न तो लालू जी के लिए वोट दीजिए, न तेजस्वी के लिए दीजिए, न नीतीश कुमार के लिए दीजिए, न मोदी के लिए दीजिए, न मंदिर बनाने के लिए दीजिए, और न हिंदू मुस्लिम करने के लिए दीजिए। इस बार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वोट दीजिए, इस बार अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट दीजिए। तो यही समझाने की कोशिश करें। वोट नहीं मांग रहे हैं, तो लोग किसी को वोट दे दीजिए, लेकिन वोट का मुद्दा होना चाहिए रोजगार और पढ़ाई लिखाई। आज जनता दल यूनाइटेड के जो सांसद हैं और केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं ललन सिंह, वे मोकामा गए थे और मोकामा में भी उन्होंने जय परशुराम का नारा दिया है। तो मोकामा की राजनीति भी बहुत तल्ख हो रही है। बिल्कुल, मोकामा तो अनंत सिंह का मोकामा है, ललन सिंह का मोकामा है, तो वहाँ की राजनीति तल्ख होगी। अनंत सिंह को हराने के लिए गोलबंदी हो रही है। आप देख ही रहे हैं, सुरभान सिंह कमर कस लगातार सक्रिय हैं और ललन सिंह की मदद कर सकते हैं। वो ललन सिंह वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, पहले भी लड़े हुए हैं। लेकिन अनंत सिंह के इलाके में अनंत सिंह को हराना बहुत आसान काम नहीं है, और अनंत सिंह ने तो ललन सिंह के लिए भी काम किया था। तो अनंत सिंह का साथ ललन सिंह भी नहीं छोड़ पाएंगे, मुझे लगता है। अनंत सिंह अपने दो ललन सिंह हैं, एक ललन सिंह तो कैबिनेट मंत्री है, एक ललन सिंह जो वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। मैं उस ललन सिंह की बात कर रहा हूँ जो केंद्र में मंत्री हैं, बहुत बड़े नेता हैं,
बिहार के तो भूमिहारों के बड़े नेता हैं, छवि पर कोई दाग नहीं है, ठीक है, और उस इलाके से सांसद हैं। उनकी मदद तो अनंत सिंह ने की थी ना भाई, पैरोल पर आए थे और उनके लिए वोट भी मांगा था, तो उनकी मदद तो ललन सिंह भी करेंगे, लेकिन दूसरे ललन सिंह की मदद सूरजभान सिंह कर रहे हैं, तो वहाँ की लड़ाई दिलचस्प होगी। और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि इस बार अनंत सिंह की पत्नी नहीं लड़ेगी चुनाव, अनंत सिंह खुद चुनाव मैदान में उतरेंगे, क्योंकि उनकी पत्नी तो कहीं जाती नहीं है, जनता से मिलती नहीं है, सीधी सादी गृहिणी है। तो अनंत सिंह ने तय किया है कि इस बार तो वही चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव बहुत आसान नहीं है और अनंत सिंह को हराना तो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। तो देखिए क्या कुछ आज हुआ पूरे दिन, उसकी एक तस्वीर हमने पेश की। जदयू भी एक्शन में है, ललन सिंह मोकामा गए, कांग्रेस भी एक्शन में है, महागठबंधन के सारे दलों की मीटिंग हुई गंगा किनारे, प्रशांत किशोर जहानाबाद गए और घोड़ों से उनका और फूलों के मालाओं से उनका स्वागत होता है। मुकेश साहनी ने भी कहा, दीपांकर भट्टाचार्य ने भी अपनी बात कही, और कुल मिलाकर दोनों तरफ एनडीए, महागठबंधन और तीसरा जो प्रशांत किशोर की पार्टी है जनसुराज, तीनों एक्शन मोड में आज रहा और आज कुछ ज़्यादा ही राजनीतिक गतिविधि तेज रही। लेकिन दीपक, जीतन राम मांझी को कैसे भूल गए? जीतन राम मांझी लगातार बम फोड़ रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा है कि बिहार में एस्टीमेट घोटाला हो रहा है, 10 रुपये के काम के लिए 1000 रुपये का एस्टीमेट बनाया जा रहा है और 990 रुपये खा लिए जा रहा है। आप पहले ये समझिए कि एस्टीमेट घोटाला होता क्या है। डीपीआर बनता है, कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट का डीपीआर बनता है, तो नेताजी को जितना चाहिए उस डीपीआर में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। मतलब 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, नेताजी को 500 चाहिए, तो 1500 करोड़ का वो डीपीआर बनेगा, उसको अप्रूवल मिलेगा और 500 करोड़ नेताजी के जेब में, 1000 करोड़ रुपया गया कंस्ट्रक्शन के काम में। तो कंपनी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, घर से नहीं देना पड़ा, सरकार से पैसा लिया, मंत्री जी को दे दिया। लेकिन अब जीतन राम मांझी का आरोप है, उनके पास क्या प्रमाण है? मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन डीपीआर स्कैम कोई नई बात नहीं है, दूसरे राज्यों में बहुत चर्चा में रही है। एस्टीमेट घोटाला जो आप कह रहे हैं, यहाँ पर मजेदार बात यह है कि जीतन राम मांझी भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और उनका बेटा यहाँ मंत्री है। तो अब ऐसे में वे कह रहे हैं, मतलब भारत सरकार का मंत्री कह रहा है। इसका कारण है चुनाव है, चुनाव के ठीक पहले ऐसा बयान तो एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा। अब तो एनडीए को नुकसान पहुंचाने वाला बयान क्यों दे रहे हैं? वो एनडीए को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, एनडीए पर दबाव बनाना चाहते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहते हैं। आपको पता ही है, अभी भी उन्होंने गया में क्या कहा कि हमको 30 सीट दे दे तो हम सब जीत के दिखा देंगे, ठीक है ना। तो कभी 40 सीट मांगते हैं, कभी 30 सीट मांगते हैं, 6-7 से ज़्यादा सीट मिलनी नहीं है। ऐसे में वो दबाव बना रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चिराग पासवान भी तो वही कर रहे हैं ना, चिराग पासवान भी लगातार प्रेशर बना रहे हैं। हाँ, बिहार उनको लगातार बुला रहा है, ठीक है, और वो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं। तो सारा प्रेशर पॉलिटिक्स है। उपेंद्र कुशवाहा भी एक्शन में आ गए हैं, बहुत सक्रिय हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने भी याद दिलाया कि लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ वो फिर हो सकता है विधानसभा। बिल्कुल, तो याद दिला रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भीतरघात हुआ, बीजेपी के नेताओं ने ही उनको हरा दिया, वहीं फिर से रिपीट हो सकता है। तो उन्होंने सावधानी बरतने की बात कही है, इनफाइटिंग को रोकने की सलाह दी है, और इसी बहाने उन्होंने अपने सीटों की मांग को लेकर दबाव बना दिया। तो जीतन राम मांझी ने, जो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने जिस एस्टीमेट घोटाले की बात की है कि 10 रुपये के काम के लिए 1000 रुपये का एस्टीमेट बनाया जा रहा है और भारी इसमें गड़बड़झाला हो रहा है, भारी घोटाला हो रहा है। अभी इसके बाद जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे सफाई देते नहीं बन रही है, क्योंकि इस बार आरोप कोई विपक्ष नहीं लगा रहा है। इस बार आरोप भारत सरकार का मंत्री लगा रहा है, जिनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। बिहार की राजनीति में लगातार हर रोज़ नए बम फूट रहे हैं और यह जो आज का बम है इसे जीतन राम मांझी ने फोड़ा है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में एस्टीमेट घोटाला हो रहा है और 10 रुपये के काम के लिए 1000 रुपये का एस्टीमेट बन रहा है? अगर आपके पास कोई जानकारी है तो अभी हमसे साझा करें, हम उस पर भी प्रमुखता से खबर बनाकर प्रकाशित करेंगे। धन्यवाद।